Okay, good evening, student. Good evening, student. Hello, good evening. Okay, good evening. Okay, see, हम लोग लास्ट कल के लेक्चर में क्या देखा था कि स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते, करेक्ट? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते। आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है हमें पहले देखेंगे। पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? फॉर्मल चार्ज on an atom in a Lewis structure, formal charge on atom in a Lewis structure is equal to total number of valence electrons in free atom minus total number of non-bonding or lone pairs of electrons. Minus total number of bonding or shared इलेक्ट्रॉन। देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास फॉर्मल चार्ज की तरफ देख लेंगे हम लोग कि कौन से एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है, कौन से एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस एटम के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते उसे हमें क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर। माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर इलेक्ट्रॉन कितने? तो इससे सिंपल फॉर्मूला में लिख सकता हूं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस any means what? Non-bonding electron minus half bonding electron. Valence electron minus non-bonding electron minus half bonding electron, correct? Formal charge. The formal charge is equal to valence electron minus non-bonding electron minus half into bonding electron. तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल में यहाँ पे लूंगा आपके साथ। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ओजोन। Ozone formula is what? O3. Ozone formula is O3. तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ओजोन का फॉर्मूला लिखा था। ओजोन का फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा था? देखो ओजोन का फॉर्मूला, 3 ऑक्सीजन आइटम है, 1 2 3, और मैं अभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, या अगर आपको पता ना हो कल किया था लेक्चर में, लेकिन एक बार देखो ओजोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ओजोन O ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6,
तो एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 है, तो 3 के पास कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 18। ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूं अभी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 18। तो कल हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था ओजोन का, अगर आपको बता दूं मैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये हमारा कल का ओजोन का स्ट्रक्चर था। ओजोन, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओजोन का स्ट्रक्चर। तो कैसा है ओजोन का स्ट्रक्चर? देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये 1 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 3 लोन पेयर। अब काउंट कर सकते हो, देखो अगर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये जो डैश है वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो सिंगल डॉट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये, और ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ना अभी मैं क्या करूंगा, इनको ऑक्सीजन को नंबर करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा इनको। लाइक फॉर एग्जांपल इसे नंबर करता हूँ ऑक्सीजन नंबर 1, इसे नंबर करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2, और इसे नंबर करते हैं ऑक्सीजन नंबर 3। Oxygen number 1, oxygen number 2, and oxygen number 3. Now we'll calculate here formal charge on oxygen 1. Formal charge on oxygen 1 is equal to, क्या है फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो यहाँ पे 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग, अब ऐसे भी नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो या चाहिए तो वैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? ये 2 माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? देखो यहाँ पे 1 2, 1 डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, इन सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। एक बार वापस देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 के पास कोई भी ऑक्सीजन लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, तो ये 6 है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 2 है। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने? एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 6 माइनस 2, हाफ इंटू 3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। चार्ज विल बी प्लस 1। ये फर्स्ट वन। ऑक्सीजन 1 के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? प्लस 1 रहेगा। अभी इसका देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन 2 पे कितना चार्ज रहेगा? तो ऑक्सीजन 2 पे चार्ज कितना रहेगा? ऑक्सीजन 2 पे देखा कि नहीं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लोन पेयर कितने? लोन पेयर है 1 2 3 4 4। हाफ
बॉन्ड, अभी इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो वापस मैं रिपीट करवाता हूं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, 6 माइनस लोन पेयर कितने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। हाफ बॉन्डिंग, बॉन्ड वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड, दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज व्हाट, 0। मतलब ऑक्सीजन 2 पे कोई भी चार्ज नहीं, ऑक्सीजन 2 पे कोई भी चार्ज नहीं। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन 3 पे चार्ज कितना आएगा, तो अभी देखो ऑक्सीजन 3 के पास ऑक्सीजन बोलोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 6। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 माइनस 6 -1, तो ये +6 -6 कैंसिल, चार्ज कितना आएगा, -1। तो ऑक्सीजन 3 पे चार्ज कितना चला जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 इज -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 इज -1। ओके, तो अभी हमें क्या पता चला, ऑक्सीजन 1 के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, +1। ऑक्सीजन 2 पे चार्ज कितना रहेगा, 0। और ऑक्सीजन 3 पे चार्ज कितना रहेगा, -1। तो हियर विल राइट डाउन, अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे आता है कल हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे चार्ज आएगा, ऑक्सीजन 1 पे चार्ज कितना आ रहा है, +1, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है +1। यहाँ पे चार्ज नहीं और यहाँ पे चार्ज आ रहा है -1। और इसीलिए हम लोग जब ओजोन का फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग ओजोन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लोग ओजोन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये +1 एंड -1 अगर कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करेक्ट, तो ये हमारा ओजोन का फॉर्मल चार्ज, तो हर एक आइटम का चार्ज अलग रहेगा। दूसरा और एक एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल 2, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल 2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन से। तो अगर कल का कंसेप्ट देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन 2 है, 2 × 6, 4 6 2 are 12, 16। एक बार वापस चेक करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस 2 4 है, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, 6 और 2, 6 × 2 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16।
अभी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर, एक ऑक्सीजन चला जाएगा लेफ्ट में और एक चला जाएगा राइट, करेक्ट, एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अभी मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा, मतलब तुमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फिर कल मैंने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन से, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे, 16। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें अगर आप लोगोगे तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दूसरा ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और कार्बन का देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, ये हमारा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हुआ, इसे लेबल करूंगा ए। अभी दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन मोनो सी डबल बॉन्ड ओ, डायरेक्ट लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का पास, देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा स्ट्रक्चर बी। सेम स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर नहीं यहाँ पे लिखो, तो क्या आएगा स्ट्रक्चर, देखो सी, मतलब मैं क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड इधर लिखूंगा और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड ओ, सेम स्ट्रक्चर, खाली बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर, सेम स्ट्रक्चर, बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर। तो सिंगल बॉन्ड वाले के पास कितने लोन पेयर है, 3 पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉइंट, और इसके पास कितना लोन पेयर है, 1। तो ये हमारे 3 स्ट्रक्चर हुए। तो मुझे इतना ही बोलना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 3 स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, first write down here, I'll write सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, इसे नंबरिंग करूंगा 1 और ये नंबर रहेगा 2, ये नंबर रहेगा 1, ये नंबर रहेगा 2, ये नंबर रहेगा 1 और ये नंबर रहेगा 2। तो पहले ए स्ट्रक्चर लेते, फॉर स्ट्रक्चर ए, आई राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, फॉर स्ट्रक्चर ए, ये हमारा स्ट्रक्चर ए है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 कैलकुलेट, सो आई जस्ट कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज
ऑन ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना है? ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 4। तो 6 माइनस 4, हाफ इंटू 4, तो कितना आएगा? -2। 6 माइनस 4 इज 0, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0। इस ऑक्सीजन नंबर 1 पे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। अभी फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, अगेन सेम फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। अभी इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 6 माइनस 4 -2 0। मतलब ऑक्सीजन 1 पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ऑक्सीजन 2 पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? 0। अभी कार्बन का देखिए, कार्बन फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, अगेन फॉर्मूला इज व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं। हाफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8। 4 माइनस 0, हाफ इंटू 8 4 0। मतलब कार्बन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज, इस स्ट्रक्चर में क्या देखा हम लोगों ने? ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है, कार्बन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0। तो तीनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। करेक्ट, तीनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। So what I can write down here, in structure A, formal charge on all atoms is zero. In structure A, formal charge on all oxygen, all atom is zero. तो स्ट्रक्चर ए में क्या पता चला? इस सारे एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0, सारे एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0। अभी स्ट्रक्चर बी ले, स्ट्रक्चर बी, ये हमारा स्ट्रक्चर बी। अभी यहाँ पे सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना हो कैलकुलेट करेंगे। For
स्ट्रक्चर बी, ये हमारा स्ट्रक्चर बी है। आगे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, formal charge on oxygen 2 and formal charge on carbon. So I'll just write down here formal charge on oxygen 1. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 कितना आएगा, अगेन फॉर्मूला भी आपको मालूम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के पास 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ बॉन्डिंग वाले कितने, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, +1, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना चला जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर में C ट्रिपल बॉन्ड O, वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूज, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, यहाँ पे चार्ज +1 आ रहा है, +1 आ रहा है, करेक्ट। +1 आ रहा है। अभी दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज कितना चला जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज कितना चला जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इक्वल टू 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, हाफ, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ पे चार्ज आ रहा है -1, तो यहाँ पे चार्ज कितना चला जाएगा, -1 ओके, यहाँ पे चार्ज आ रहा है +1, यहाँ पे चार्ज आ रहा है -1 माइनस, अभी कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, अगेन कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 माइनस कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, 0, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 4 बॉन्ड है, 3 और 1 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 माइनस 0 माइनस 4 विल बी 0, तो कार्बन के ऊपर चार्ज, यहाँ पे क्या पता चला हमें, ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, +1, ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, -1, और कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 इज +1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इज -1 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज, बराबर है, तो यहाँ पे हमें +1 -1, तो यहाँ पे ये चार्ज +1 -1, यहाँ पे बिल्कुल किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं था और यहाँ पे चार्ज आ रहा है +1 -1। अभी हम स्ट्रक्चर सी की बात करेंगे, फॉर सर, हाँ यस, सर तिथे +1 आणि -1 कॅन्सल नाही होणार, नाही म्हणजे त्यांच्यामध्ये चार्ज आहे, पण आपण जेव्हा कार्बन डायऑक्साइड लिहितो तेव्हा कार्बन डायऑक्साइड फॉर्म्युला आपण काय लिहितो, CO2 लिहितो ना,
हाँ जर मी म्हणजे तो चार्ज कॅन्सल झाला ना. हो सर. म्हणजे इथे या स्ट्रक्चर मध्ये चार्ज आहे +1 आणि -1 आणि तो +1 आणि -1 जर हा +1 असतं मग आपल्याला इथे काय लिहावं लागलं असतं, आपल्याला इथे लिहावं लागलं असतं CO2 +1 लिहावं लागलं असतं. किंवा जर हा +1 नसता आणि तर हा -1 असता मग आपल्याला काय लिहावं लागलं असतं, इथे CO2 -1 लिहावं लागलं असतं. बरोबर. सर म्हणजे स्ट्रक्चर मध्ये दाखवायचे का चार्ज? हा, स्ट्रक्चर मध्ये दाखवायची पण आपण मॉलिक्युलर मध्ये दाखवत नाही ना. मग हो सर. तो +1 आणि -1 कॅन्सल झाला. ओके. स्ट्रक्चर सी. ओके, फॉर स्ट्रक्चर सी, ये हमारा स्ट्रक्चर सी है. ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2 और ये कार्बन. तो अगेन आई कैलकुलेट हियर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1. Formal charge on oxygen 1 equal to formal charge on oxygen 1 is equal to कितना आएगा ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज 6 माइनस वैलेंस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग. बॉन्डिंग देखो सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. +6 -6 कैंसिल, -हाफ इंटू 2 विल बी -2. तो मैं ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे सी यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, इधर -1 इधर. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 की बात करेंगे. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हाफ इंटू बॉन्ड कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन. 6 -2 -4 6 -2 -4 is 0. सॉरी यहाँ पे 6 है. तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3. तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस. इसके ऊपर आ रहा है -1, इसके ऊपर आ रहा है +1. ओके. अभी कार्बन फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन. कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4. कार्बन के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है. एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब 0. हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग कितने बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड है. 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ इंटू 8 4 0. तो कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, स्ट्रक्चर ए के पास कोई भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं. स्ट्रक्चर बी में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है +1, यहाँ पे चार्ज है -1 और कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं. और स्ट्रक्चर सी में कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ पे चार्ज आ रहा है -1 और यहाँ पे चार्ज आ रहा है प्लस. ओके, चार्जेस आ रहे हैं. तो अभी हमें कैसे करना पड़ेगा, मतलब
तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक रूल है। अभी अभी अगर हमें बोलेगा स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी, तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्मल चार्ज मिनिमम रहेगा, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्मल चार्ज मिनिमम रहेगा, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +1 -1, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, -1 +1, लेकिन यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक रूल है, मतलब जिस लोएस्ट स्ट्रक्चर कैन बी सेलेक्टेड, जिस स्ट्रक्चर के पास लोएस्ट चार्ज रहेगा, जिस स्ट्रक्चर के पास लोएस्ट जिस स्ट्रक्चर के पास लोएस्ट चार्ज रहेगा उसे हम बोलेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके ओके, so I'll just write down here one sentence. The stable structure is the one which has lower formal charge, which has lower formal. The stable structure is the one, the stable structure कौन सा रहेगा, the stable structure is the one which has lower formal charge, मतलब जहाँ पे formal charge कैसे रहेगा, lower रहेगा, जहाँ पे formal charge lower रहेगा. The stable structure is the one which has a lower formal charge. Correct? The structure A is more stable because structure A is more stable because the structure A is more stable because in structure A formal charge on all atom is zero. Formal charge on all atom is zero. Structure A is more stable because in structure A formal charge on all atom is what, zero. Okay. तो ये हुआ। तो हमें अब आज क्या लर्न किया हम लोगों ने कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते। तो ये हुआ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मल चार्ज इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। करेक्ट। तो ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज, एक थोड़ा 15 मिनट का टॉपिक हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज limitations of octet rule. Limitations of octet rule. octet rule के limitations क्या क्या है, octet rule के limitations क्या क्या है, limitations of octet rule. So what is the first, एक दो तीन limitations है, उसमें से first limitation हम start करते हैं। The first limitation is octet rule does not explain stability of some molecules. Octet rule does not explain stability of some molecule.
मतलब ऑक्टेट रूल जो है वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करते सब मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? द फर्स्ट, इस यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, 3 कंसेप्ट, लेकिन उसमें से एक करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट, तो अभी हम पहले देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे कर, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे करना है यहाँ पे? एग्जाम्पल BF3, BCl2 and LiCl। BF3, BCl2 and LiCl, ये 3 मॉलिक्यूल्स है। BF3, BCl2, LiCl। ये BF3, BCl2, सबसे पहले हम लोग तो किसकी बात करेंगे? BCl2 की बात करेंगे। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, सॉरी 22। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ क्या हो रहा है? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और ये एक शेयर करेगा, तो 7 + 1 8। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 + 1 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहला क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दूसरा क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। दोनों क्लोरीन अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, करेक्ट? दोनों क्लोरीन अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो बेरिलियम के पास 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो बेरिलियम हैज गॉट लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो भी ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और ये कंपाउंड स्टेबल है। क्यों? अभी हमने रूल क्या देखा कि कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है, कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है, तो एटम के आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है, तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, करेक्ट? लेकिन यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने
बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलेंगे। तो भी ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और ये कंपाउंड स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया। क्योंकि हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन किया, लेकिन आयोनिक और कोवैलेंट में हमने कंडीशन क्या रखा था? कोई भी एटम रहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं और ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। करेक्ट, मतलब बेरिलियम क्लोराइड नेचर में एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन का प्रॉब्लम नहीं, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अब इसकी बात करते हैं, BF3 की बात करते हैं। BF3, अभी BF3 में देखो बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। ओके, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। तो अभी बोरॉन चला जाएगा सेंटर में। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। फ्लोरीन 3 है, 3 फ्लोरीन, 1 2 3। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 प्लस यहाँ से 1 शेयर करेगा, 7 प्लस 1 8। 7 यहाँ पे 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 1 8। तो फ्लोरीन के पास उसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फ्लोरीन अपना क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट। मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन बोरॉन के पास देखो, बोरॉन के पास देखो, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन के पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बोरॉन के पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी बोरॉन स्टेबल। मतलब ये BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और BF3 में बोरॉन स्टेबल है। BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और बोरॉन स्टेबल है। करेक्ट, देखो 1 2 3 4 5 6, बोरॉन इज स्टेबल। करेक्ट, बोरॉन तो मतलब नहीं, यहाँ क्या बोला है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में लेस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो भी ये मॉलिक्यूल कैसा है? स्टेबल है। द बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और ये मॉलिक्यूल एग्जिट करता है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और ये मॉलिक्यूल एग्जिट करता है, BF3। ये लिमिटेशन, तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या था कि देयर आर सम मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भी ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल है। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्यों स्टेबल है, ऑक्टेट रूल ने एक्सप्लेन नहीं किया। अभी दूसरा सेकंड पार्ट क्या है देखो, मॉलिक्यूल्स विद
expanded octet. तो इसका भी एग्जांपल देखो, molecules with expanded octet. मॉलिक्यूल्स विद एक्सपांडेड ऑक्टेट. अब एक्सपांडेड ऑक्टेट में कैसे देखोगे, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है SF6, PCl5, H2SO4, SF6, PCl5, H2SO. अब ये सबसे पहले SF6 लेते हैं, सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 286. मतलब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 277 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सल्फर कैसा आएगा देखो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6, 1 2 3 4 5 6. How many fluorine? 6 fluorine. 6 fluorine. 1 2 3 4 5 6. Each fluorine has how many valence electrons? 7. यहाँ पे 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7. और यहाँ से एक लेगा तो कितना होगा, 8. तो यहाँ से अगर एक लेगा तो 7 + 1 8. यहाँ से एक लेगा तो 7 + 1 8. मतलब फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. साइड वाला आइटम का प्रॉब्लम नहीं है, साइड वाला आइटम अपना ऑक्टेट इजीली कंप्लीट कर रहा है. लेकिन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है. तो भी ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. मतलब ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा था कि कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, या ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सका, ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सका. अब इसका और एक एग्जांपल दे दो, देखो PCl5. और PCl5 फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 285. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 285, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17, तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन 287. तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉस्फोरस के पास 5, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Cl5, क्लोरीन 5. हर एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. हर एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स. 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 7 + 1 8, मतलब क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. बाहर वाले एटम का प्रॉब्लम नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट.
लेकिन जो एटम सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में देखो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो मोर देन 8 है। मोर देन 8 मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था। और तो भी ये कंपाउंड कैसा एग्जिस्ट है, स्टेबल है, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल है। तो क्यों कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों स्टेबल है, ये ऑक्टेटूल एक्सप्लेन नहीं कर सका, ऑक्टेटूल एक्सप्लेन नहीं कर सका, करेक्ट। और एक लास्ट पॉइंट, उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स है विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अभी ऑड इलेक्ट्रॉन भी कर लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, अभी ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक हियर NO। NO is nitric oxide. NO is called as a NO is called as a nitric oxide, NO। तो यहाँ पे कैसा होगा, N का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 6। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, N और ये पेयर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये पेयर एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन ऑड है उसका किसे पहले, ये इसे बोलते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलोगे आप, ऑड इलेक्ट्रॉन। मतलब तो हमारे पास देखा क्या, मॉलिक्यूल के पास क्या देख रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉर्मली हम लोग का रूल क्या था कि देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन स्टेबल है। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो भी नाइट्रोजन स्टेबल है, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और स्टेबल है। ये ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ऑक्टेट का प्रॉब्लम क्या था कि कोई मॉलिक्यूल के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। लेकिन क्यों स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, ये ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सका, ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा लिमिट, सेकेंड लिमिटेशन क्या था, सेकेंड लिमिटेशन ऑक्टेट रूल का क्या था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शेयर करता हूँ। ऑक्टेट रूल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूल का शेप एंड मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब उन्हें, उसने खाली क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन उसका शेप क्या रहेगा, उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम क्या आएगा, सेकंड लिमिटेशन क्या था, ऑब्जर्व हो जाएगा ये पॉइंट, एक
5 मिनट में ऑब्जर्व शेप एंड ज्योमेट्री of a molecule cannot be explained by octet rule. ऑब्जर्व शेप, मतलब ऑक्टेट रूल ने खाली इतना बोला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन उसका शेप क्या रहेगा, उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, इसके बारे में उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया. और लास्ट लिमिटेशन, octet rule fails to explain the difference in energies of molecule. मतलब कैसे उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, BF3 BCl2, सब मॉलिक्यूल एक जैसे ही फॉर्म हो रहे हैं ना, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब मॉलिक्यूल एक जैसे ही है, BF3 BCl2 LiCl, ओके, या SF6 PCl5, सब मॉलिक्यूल एक जैसे ही है, लेकिन सबका एनर्जी अलग अलग है, सबका रिएक्टिविटी अलग है. सो ऑक्टेट रूल फेल टू एक्सप्लेन the difference in energies of the molecule. हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी क्यों अलग अलग है, वो ऑक्टेट रूल नहीं बता पाएगा. हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी क्यों अलग है, वो मॉलिक्यूल नहीं बता पा रहा है. So octet rule failed to explain difference in energies of the molecule, although all the covalent bonds are formed in an identical manner, that is by sharing a pair of electrons. करेक्ट, मतलब सब मॉलिक्यूल एक जैसे फॉर्म हो रहे, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एक जैसे फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन तो भी उनका सबका एनर्जी अलग अलग क्यों है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी अपना आज का टॉपिक खत्म कर स्टॉप करता हूँ, आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करें. ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते.